हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सॉल्यूशन की, जो आपका सैटरडे टेस्ट हुआ था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1। तो इस व्यंजक के लिए हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू बतानी है कि इसका न्यूनतम मान कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। बच्चा, क्या आप देख पा रहे हो कि जैसे 2 तो मेरे पास है ही है, ये log x बेस 10 मुझे नजर आ रहा है। माइनस के अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो log में बेस में तो x है, पर 0.01 कहीं ना कहीं 10 की पावर -2 के बराबर होता है। इसका मतलब ये वैल्यू log x बेस 10 मेरे पास ऑलरेडी है, माइनस के 2 इधर जाएगा तो प्लस के 2 बन जाएगा, एंड log 10 बेस x मेरे पास ऐसा दिखाई देगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 2 log x बेस 10 तो मेरे पास ही था, प्लस के 2 के डिवाइड में log x बेस 10 लिख सकता हूँ। दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इनका हम क्या लगा सकते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, gm के साथ होता है। तो am लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड ऑलरेडी हो रखा है, log x बेस 10 प्लस के 2 अपॉन log x बेस 10, यस, डिवाइड बाई 2 एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो देखो ये log वाले से log कट जाएगा, 2 इंटू अंदर 4 आ जाएगा, इस 2 को वहां भेज देंगे। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4, यानी कि 4 इसका मिनिमम वैल्यू निकल के आ रहा है। यानी कि वैल्यू जो होगी टोटल मिला के 4 से बड़ी होगी या 4 के बराबर होगी। तो इसका जो हो जाएगा डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं था। वहीं पर हमसे यहाँ पर कह रहा है, देखो ये log 4 बेस 3 को मैं लिख सकता हूँ log 4 डिवाइड बाई 3, इसको लिख सकता हूँ 4 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि log 4 डिवाइडेड बाय log 3, एंड इसको लिख सकता हूँ log 5 डिवाइडेड बाय log 4। तो आप क्या देखोगे कि log 4 से log 4 कट जाएगा, log 5 से अगला वाला log 5 कट जाएगा। देखो 4 से 4 वाला कट गया, 5 से 5 वाला, 6 से 6 वाला, 7 से 7 वाला, 8 से 8 वाला। तो मेरे पास सबसे ऊपर क्या बचेगा, log 9 बचेगा। सबसे नीचे क्या बचेगा, log 3 बचेगा। log 9 का मतलब 2 log 3 होता है, एंड डिवाइड में कितना है, log 3 है, तो log 3 से log 3 भी कट जाएगा, तो रिजल्ट मेरे पास डायरेक्टली 2 आ जाएगा। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ने बोला था ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब जेड की क्यूब पावर इक्वल टू किसके, 1 के है। इसकी वैल्यू हमसे पूछा। देखो बेटा, 1 तो हमारे पास, ओमेगा मेरे पास ऑलरेडी है। ओमेगा की पावर अगर देखूंगा तो इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये क्या है, ये एक इन्फाइनाइट जीपी दिखाई दे रही है। अगर मैं इन्फाइनाइट जीपी का ए टर्म्स बोल रहा हूं दैट इज 1/2। अगर मैं इसका आर बोल रहा हूं तो दैट इज 3/8 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि मेरे को दिखाई दे रहा है 3/4। तो एस इन्फाइनाइट क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस के आर, आर की वैल्यू 3/4 है, तो 1/2 डिवाइड बाई 1/4 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरे पास एस इन्फाइनाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो होएगा ओमेगा की पावर 2 आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। इसका मतलब ए इसका सही जवाब हो जाएगा जी। वहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो बच्चा, 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ऑलरेडी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक और है। पावर कितना, 27, माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो गया, 27 निकल के आ गया। माइनस बाहर आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगा 27, और ओमेगा की पावर आ जाएगा 27 दूनी 56, 54 सॉरी। ठीक है, ओमेगा की पावर 54 मुझे दिखाई दे जाएगा। तो यहां से 2 की पावर, ओके, 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर कितना था, 27 था ना, पावर वॉज 27। तो 2 की पावर कितना बन जाएगा, इसने कहा कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना है, 27 है। तो 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। माइनस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, माइनस 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 के 2 ओमेगा स्क्वायर चला गया। पावर कितना मुझे दिखाई दे रहा है, 27 दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में पावर 27 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ करेक्शन होगा। चूंकि मेरे पास सारे के सारे ओमेगा की पावर 128 दे रहा है, 128 कहीं ना कहीं 2 की पावर जो देता है, 2 की पावर 8 पर देता है ना, क्योंकि 2 की पावर 8 इज नहीं, 2 की पावर 7 हो गई। 2 की पावर 7 पर मेरे पास क्या देता है, 200 128 देता है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 6 कितना, 64, 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा ना। तो 2 की पावर 7 होगा, यहाँ पर 27 ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा ये। ठीक है ना। अगर यहाँ पर 7 होगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास माइनस की पावर 7 जाएगा तो माइनस आएगा, 2 की पावर 7 जाएगा, ओमेगा की पावर 14 चला जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो माइनस 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, ओमेगा की पावर 14 मेरे पास है, तो इसमें 12 पावर तो गायब होगी, जो 3 का मल्टीपल है, बचेगी स्क्वायर पावर, और तो माइनस के 128 ओमेगा स्क्वायर ही करेक्ट जवाब होगा, जो कि डी वाला आंसर दिया गया है, तो वो 7 था जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर देखो आईटा की पावर के बराबर समथिंग है, भाई आई की पावर के है, के की वैल्यू 0 से लेकर 100 तक रखनी। इसका मतलब आई की पावर 0, आईटा की पावर 1, ऐसे करके लगातार आईटा की पावर 100 तक रखेंगे। आईटा की कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर 0 देती है। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक 25, 4 4 के पेयर 25 बन जाएंगे, वो सब 0 हो जाएंगे। बचेगा आईटा की पावर 0, जो कि कितना देता है, 1 देता है। 1 प्लस 0 आई हो गया। रियल पार्ट एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू कितना है, 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, डायरेक्टली आंसर आ गया।
ABCD एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया क्लास में कि अगर हमारे पास कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है दैट इज 180। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि जैसे ए की बात कर रहा है तो साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस के सी, दैट इज माइनस के कोस सी, माइनस के कोस सी, माइनस के कोस डी, कोस सी से कोस सी कट गया, कोस डी से कोस डी कट जाएगा तो जीरो आंसर आ जाएगा। तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, यस, और दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 आ गया और ये वैल्यू किसकी होती है, कोस टू थीटा की वैल्यू होती है। हमसे कोस टू थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कोस टू थीटा तो ये भी देता है, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू ही तो कोस टू थीटा होती है। तो सीधा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। इसने कहा इफ ए लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और हमारे पास दिया है 3 tan a बराबर 4। तो देखो 3 tan a बराबर माइनस के 4 हो जाएगा और tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर, माइनस के 4/3 आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है सेकंड में लाई करेगा तो माइनस में होगा ही होगा। आगे हमसे क्या वैल्यू पूछ रहा है, इन सब की वैल्यूज पूछ रहा है। देखो इसको सोल्व करते हैं। 2 मेरे पास आ जाएगा, कोट की वैल्यू माइनस के 3/4 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा डायरेक्टली। 5 मेरे पास है, कोस ए की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो अगर tan a की वैल्यू दे रखी तो मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ। अगर ये मेरे पास a है तो ये 4 होगा, ये 3 होगा और इसके हिसाब से 5 होना चाहिए। तो हमारे पास कोस कितना होगा, कोस हो जाएगा मेरे पास 3/5 और ये भी माइनस में होगा क्योंकि कोस भी सेकंड में माइनस में होता है। और साइन की बात करेंगे साइन तो पॉजिटिव में होगा, तो ये 4/5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करता हूँ अगर मैं, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस के 3/2 और माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कट जाएगा तो ये 3 बच रहा होगा मेरे पास और प्लस के 4/5 मुझे दिखाई दे रहा है। इन सभी का जो एलसीएम आ रहा है दैट इज 10 एलसीएम आ रहा है। 10 एलसीएम लेंगे तो 5 या 15 प्लस के 10 3 जा 30 और प्लस के 4 2 जा 8, इतना मेरे पास दिखाई दिया। यहाँ से बचेगा 15, 15 और 8 को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, 15 मेरे पास है और मेरे पास कितना है 8 है, ठीक है। अब 15 में से 8 माइनस किया जा रहा है कि इनको ऐड किया जा रहा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको हम कहां पर चीजें गलती हो रही है यहाँ पर, ठीक है। देखो 2 मेरे पास था, कोट ए नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव 3/4 हो गया, माइनस में था 5 मेरे पास ऑलरेडी एज इट इज था, 5 मेरे पास आ गया। कोस ए का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव में 3/5 आ गया एंड प्लस का साइन ए का वैल्यू 4/5 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव मेरे पास 4/5 आ गया। यहाँ से माइनस के 3/2 बचा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 बचेगा और प्लस के यहाँ पर 4/5 देखने के लिए मिलेगा, परफेक्ट। उसके बाद 5 और 2 का एलसीएम 10 मेरे पास आ गया है, 10 मेरे पास आ गया तो मेरे पास 5 या 15 माइनस के 15 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 10 10 या 30 आ जाएगा और 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8 देखने के लिए मुझे मिलेगा। यानी कि 30 में से 15 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 15 और 15 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो 15 और 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 23 हो जाएगा, 23/10 मेरे पास आंसर आएगा। इसका मतलब इसका डी वाला आंसर करेक्ट होगा जी। कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा, डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 23/10। नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ a प्लस बी बराबर π/4 तो 1 प्लस tan a tan b, इस तरह से हमसे वैल्यू पूछा। देखो भाई इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 का 10 से करेंगे तो tan a आ जाएगा प्लस के tan b आ जाएगा एंड साथ ही साथ tan a का मल्टीप्लाई साथ के साथ tan b के साथ भी आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज मेरे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। एक्चुअल में हमें टोटल वैल्यूज नहीं पता हुई है, ठीक है, इसके बराबर में क्या है हमें नहीं पता है क्या है इसके बराबर में। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो ये a प्लस बी बराबर हमें दे रखा था हम इसी से शुरुआत करते हैं। जैसे कि a प्लस बी का वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज π/4 के बराबर दिया गया है, इसके बाहर हमने क्या किया tan ले लिया, तो इसके बाहर भी हमने क्या ले लिया tan ले लिया, तो tan में भी π/4 निकल के आ गया। tan a प्लस बी का वैल्यू अगर देखूंगा तो दैट इज tan a प्लस का tan b देखने के लिए मिलेगा डियर एंड डिवाइड में मेरे पास 1 माइनस tan a tan b देखने के लिए मिलेगा, यस। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 मेरे पास गिवन है तो π/4 का वैल्यू 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या आ गया कि tan a प्लस के tan b देखने के लिए मिला इक्वल टू में 1 माइनस के tan a इंटू tan b दिखाई दे जाएगा। सबको इधर लेके आ जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा tan a एंड प्लस के tan b एंड प्लस के tan a tan b, ठीक है, और इज इक्वल टू में कितना है 1 है। इतना मुझे देखने के लिए अभी मिल रहा है। एक्चुअल में जो मेरे पास वैल्यू पूछ रहा है इसको भी मैंने सोल्व भी किया था तो मेरे पास 1 प्लस कितना आया था tan a प्लस tan b और प्लस के tan a tan b देखने के लिए मिला था। इसकी वैल्यू तो हमसे पूछ रहे हैं ना, तो जरा ध्यान से देखो मेरे पास ये वाली वैल्यू जा चुकी है। एक्चुअल मुझे 1 चाहिए तो 1 मैंने यहाँ पर ऐड किया तो 1 मैंने वहां पर ऐड किया, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 के बराबर आ गई, 2 ही सही जवाब हो जाएगा, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखो हमसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन π/6 साइन 3π/16 एंड 5π/16 एंड 7π/16। तो यहाँ पर देखो क्या है कि मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ उठाया
है ना, और 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड किया तो साइन सी साइन डी। यस, ऐसे ही 1/2 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड किया, इन दोनों को सोल्व किया। तो यहां पर हमने क्या किया कि 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी मतलब कोस सी प्लस डी माइनस कोस सी माइनस डी। अगर मैं उसका यूज कर रहा हूं तो मेरे पास कंडीशन कुछ इस तरह की बन गई। यहां से कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस के एज इट इज है, कोस 3π/4 की वैल्यू माइनस के कोस π/4 आ जाएगी, माइनस के कोस π/8 है। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से ही माइनस कॉमन लेंगे तो कोस π/8 प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का चला जाएगा, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू रख दी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर 1/4 एज इट था। 1/2 का जब एलसीएम लूंगा तो 1/2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर π/8 माइनस 1 दिखाई दे जाएगा। 4 2 जा 8 मेरे पास बन गया, एंड 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है तो कोस π/4 मुझे दिखाई दे जाएगा। 1/8 इंटू 1/√2 आ जाएगा, एंड √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 डिवाइड बाई 16, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमें एकदम नजर आ जाएगा जी। नेक्स्ट साइन 50 माइनस के साइन 70 प्लस के साइन 10। यहां पर हमने क्या किया कि देखो साइन 10 को पहले लिख लिया, उसके बाद इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, साइन 70 ये बन जाएगा माइनस के साइन 50, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया 2 को सी प्लस डी इंटू बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो मेरे पास ऐसी वैल्यू बनी। दोनों से साइन 10 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा 1 माइनस के 2 को 60, को 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 यानी कि 2 से 2 कटेगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो होता है, जीरो का मल्टीप्लाई जब साइन 10 के साथ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो ही रिजल्ट आएगा, जीरो एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यहां पे कह रहा है a tan थीटा बराबर b है, देन a cos 2 थीटा प्लस के b sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चे tan थीटा की वैल्यू हम यहां से मान सकते हैं b अपॉन a, हमारे पास गिवन है, यहां पर a ऑलरेडी है, cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा होता है, डायरेक्टली वैल्यू रख दू तो 1 माइनस के b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर मुझे दिखाई देगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू भी 10 के टर्म्स में रखूंगा तो 2 tan थीटा यानी कि 2 b अपॉन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर नजर आ जाएगा बेटा। यहां पर a ऑलरेडी है, इसको सोल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर ये वाला a स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसको मैं यहीं पर बंद कर लेता हूं। b मेरे पास एज इट इज है, यहां पर मेरे पास दिखाई देगा 2b, एंड डिवाइड में a जो था तो a वाला इस वाले a के साथ a स्क्वायर के साथ कटेगा, पर फिर भी कुछ तो मल्टीप्लाई करेगा, तो डिवाइड वाला जो a है वो ऊपर चला जाएगा और यहां पर बचेगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर नजर आ जाएगा। इस पूरे के साथ अगर देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड में जा रहा है, यहां पर मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर मेरे पास मल्टीप्लाई कर दो a क्यूब माइनस के, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, चलो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, टर्म तो वैसे सेम आ जाएंगे ना, तो a क्यूब माइनस के ए बी स्क्वायर दिखाई देगा प्लस के 2b स्क्वायर और a मुझे नजर आ जाएगा। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नीचे मेरे पास क्या है ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा था। ठीक है जी, इतनी चीजें हमारे पास तैयार हो गई। अच्छा, हम इसको एक काम भी कर सकते हैं, देखो जरा क्या काम करेंगे, इस वाली लाइन को थोड़ा हटा के मैंने क्या किया कि जब मैंने एलसीएम लिया होगा a स्क्वायर और b स्क्वायर तो इसको मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है जी, इसको मैंने एज इट इज लिखा, उसके साथ साथ यहां पर a है और a स्क्वायर माइनस के मेरे पास है, एंड प्लस के ये जो मेरे पास है ये है 2b, ध्यान समझेंगे 2b स्क्वायर इंटू a, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस पूरे में से क्या किया मैंने, a को कॉमन लिया तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर माइनस के, ठीक है, 2b स्क्वायर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, डिवाइड में मेरे पास a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर ऑलरेडी था, तो यहां पर देखो a तो बाहर आ गया, ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बच गया, डिवाइड में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर ऑलरेडी था, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर a में बेटा गिवन था। नेक्स्ट, इसने कहा a का वैल्यू 90 और 180 के बीच में है, इसका मतलब a का वैल्यू हमारे पास लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइन a का वैल्यू हमारे पास 4/5 दे रखा है, साइन a का वैल्यू इतना है, कोस a का वैल्यू देखो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस होगा ही होगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लग के मैंने कोस का वैल्यू निकाल लिया, साइन का वैल्यू हो गया, कोस का वैल्यू हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है tan का वैल्यू भी निकल के आ गया। क्योंकि tan a का वैल्यू जो होता है 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a/2, मुझे निकालना है tan a/2 का वैल्यू, तो tan a/2 की जगह मैंने x पुट किया, x पुट करने के बाद मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके जो रूट्स निकाले दैट इज 2 एंड माइनस के 1/2, चूंकि मेरे पास 2 दिया गया है माइनस के 1/2 नहीं दिया गया है, तो डी वाला इसका करेक्ट जवाब देखने के लिए मिलेगा जी। यहां पर कह रहा है द जनरल वैल्यू ऑफ द थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 3 sin थीटा। देखो भैया 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 3 sin थीटा एंड माइनस के 2 बराबर 0 मेरे पास गिवन है।
अगर इतना हमारे पास गिवन है तो हमें क्या करना है, हमें यहां से इसको x भी मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2 हमारे पास गिवन है, और ये मेरे पास 0 हो गया, 2 टू जा 4, 4 के फैक्टर की मेरे पास 3 आ जाए तो माइनस के 4 एंड प्लस का 1 आ जाएगा। इनके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद मेरे पास ये दिखाई देगा प्लस के 4 डिवाइड बाई 2 एंड 1/2 मुझे दिखाई देगा माइनस में। तो यहां से हम देखेंगे एक वैल्यू 2 आ जाएगी, एक वैल्यू माइनस के 1/2 आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि 2 तो इसकी एक्चुअल वैल्यू में हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 कभी भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो माइनस के 1/2 मेरे पास परफेक्ट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस के 1/2 दिखाई दे रही है। माइनस के 1/2 आ रही है, इसका मतलब हो गया साइन थीटा बराबर, साइन में मेरे पास माइनस कब होता है, अगर मैं जाता हूं पाई प्लस 1/2 कितना होता है, पाई/6 के साथ होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं साइन 7 पाई/6 मेरे पास दिखाई दे रहा होगा, और ये कितना है, साइन थीटा मेरे पास है। यानी कि साइन के लिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, 7 पाई/6 है। यानी कि डी वाले ऑप्शन में जैसा नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। इसने कहा कोस इनवर्स कोस 5π/3 साइन इनवर्स साइन 5π/3। भाई साइन 5π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2π माइनस के π/3 लिख सकते हैं। यहां पर 2π माइनस के π/3 दोनों को लिख दिया। कोस 180 यानी कि 360 माइनस के समथिंग प्लस के कोस π/3 आ जाएगा, और कोस 360 माइनस समथिंग माइनस के साइन आ जाएगा। तो माइनस में आएगा तो साइन इनवर्स माइनस के थीटा, तो माइनस शुरू में आ जाएगा, तो π/3 माइनस π/3 कितना आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो 0 इसका करेक्ट जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। इसने कहा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10। देखो भाई मैंने क्लास में भी क्वेश्चन कराया था, साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3π माइनस 10 लिख सकते हैं, और कोस 10 को हम 4π माइनस 10 लिख सकते हैं। तो यानी कि x की वैल्यू 3π माइनस 10, y की वैल्यू 4π माइनस 10, तो y माइनस x करेंगे तो 4π माइनस 10 माइनस के 3π, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 4π में से 3π जाएगा तो पाई बचेगा, यानी कि ए सही जवाब इसका हो जाएगा। वहीं पर थोड़ा सा और नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो भाई सीधा ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तीनों रख दी, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये 1 1 1 है। अगर मुझे इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए बी सी बचा, इसके लिए मैंने 1 1 1 1 1 1। भाई दो रो अगर सेम हो जाती हैं, दो कॉलम सेम हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक त्रिभुज का केंद्रक और उसके शीर्ष क्या है, ठीक है ना, ऐसा हमसे पूछा है। त्रिभुज का केंद्रक जिसके शीर्ष हमारे पास ये दिए गए हैं। भाई केंद्रक का मतलब हो गया सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, यानी कि 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10/3 मेरे पास 1 आ जाएगा, एंड 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7/3 मेरे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। एक त्रिभुज के शीर्ष एबीसी क्रम से इतने दिए गए हैं, तो परिक्रमण केंद्र क्या होगा, यानी कि सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं। सरकम सेंटर मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल के, ठीक है ना, हमारे पास 3 वर्टेक्स दिए गए हैं तो सरकम सेंटर काउंट करना है। तो सरकम सेंटर का पॉइंट यहां पर रखो, और उससे इसकी डिस्टेंस और तीनों की डिस्टेंस को काउंट करो। जो तीनों डिस्टेंस बराबर दे देगा वही मेरे पास आंसर होगा। तो यहां से डी वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि 13/4 एंड 9/4, यानी कि उससे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस बराबर आ रही है। इसका मतलब यही मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका सरकम सेंटर के बराबर हो जाएगा। इसने कहा द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये डायरेक्टली ट्रिक बताई थी मैंने कि x प्लस वाई अगर माइनस के 4 बराबर 0 मेरे पास इक्वेशन है, और मुझे अगर रेशियो निकालना है तो माइनस लगाओ। इस इक्वेशन में पहले वाले पॉइंट रखो, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, माइनस के 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय, फिर x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 7 रखेंगे, माइनस के 4 आ जाएगा। यहां से माइनस मेरे पास ऑलरेडी है, 1 से 1 कट गया, माइनस के 4 डिवाइड बाय 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 कितना हो गया जी, मेरे पास हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार, तो 1:2 मुझे दिखाई देगा। क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो 1:2 ही मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये माइनस में आता तो एक्सटर्नली हो जाता, पर हमारे पास प्लस में आ रहा है तो बी वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। द डायगोनल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक जो डायग्राम बन रहा होगा चतुर्भुज यहां से, उसका जो क्वाड्रिलेट यानी कि उसके जो सेंटर ओरिजिन से होकर जाने वाला जो डायगोनल है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। भाई x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, यानी कि एक लाइन x बराबर 0 है, दूसरी लाइन y बराबर 0 है, तो x और y बराबर 0 है, दोनों कहां पर कटेंगे, 0,0 पे, मूल बिंदु मुझे मिल गया। बाकी जो दो इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन मैंने इस तरह से लिख ली। एक्चुअल में डायग्राम इस तरह का नहीं बन रहा होगा, पर क्वाड्रिलेटरल तो चारों भुजाएं एक दूसरे को टच तो कर रही होंगी ना। जब टच कर रही होंगी तो इन दोनों को जब मैंने सोल्व किया दोनों इक्वेशन को, तो x की वैल्यू 2/5 और y की वैल्यू 3/5 देखने के लिए मिली। तो मुझे क्या निकालना है, इस वाले डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, जिसको मैं कर सकता हूं y - y1 =
बराबर स्लोप, इन दोनों की स्लोप काउंट करूंगा, 2 की 3/2 निकल के आएगी, तो y माइनस बाई वन, इसको x1 बाई वन ले रहे हैं, y माइनस बाई वन स्लोप आ गई, x माइनस एक्स वन, सोल्व किया तो 2y माइनस 3x बराबर 0, ऑप्शन में दिया गया है 3x, 3x वहां लेके जाते हैं, 2y को वहां ले जाएंगे, 3x माइनस 2y बराबर 0, यानी कि a वाला आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना इतना, इसका मतलब है y एक्सिस, भाई कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे देख रहे हैं तो y एक्सिस पे पॉइंट हमेशा x बराबर तो 0 होगा, y की वैल्यू मैं मान सकता हूं, चलो a होगी यहां पर, तो ये वाला पॉइंट जो होगा किन्हीं दो पॉइंट से 3,2 से भी और 1,3 से भी क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो हम इन दोनों की डिस्टेंस को बराबर रख सकते हैं, बराबर रखेंगे अंडरूट वाला कट जाएगा, तो 3 माइनस ए का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड यहां पर आ जाएगा a माइनस के 2 का होल स्क्वायर, मैंने ऐसे दिखा दिया। यहां पर देखेंगे तो यहां पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहां से a माइनस 3 का और स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। सोल्व कर लेंगे, 9 मेरे पास एज इट इज है, a स्क्वायर प्लस के 4 एंड माइनस के एंड 2a दिखाई दे जाएगा, 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के 9 और माइनस के 3 टू 6a मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट ही जाएगा, 9 से 9 भी हमारे पास कट ही गया, ठीक है ना, और इस 6a को यहां लेके जाऊंगा तो 4a मेरे पास बचेगा, तो 4a बचेगा, एंड इस 4 को मैं वहां लेके चला जाता हूं तो माइनस के 3 मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, a की वैल्यू माइनस के 3/, ठीक है ना, एक्चुअली ये 2 था, 3/2 मुझे देखने के लिए मिलेगी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, और देखो 0,a, तो 0,3/2 यानी कि b वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। इसने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना इतना, तो यदि बिंदु के बीच की दूरी 8 है तो a का डिस्टेंस क्या होगा, भाई इनके बीच की दूरी 8 है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 2 मतलब तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और डिस्टेंस कितना है 8 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं क्या, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के 4 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, यहां से a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इधर जाएगा तो 60 बन जाएगा, मेरे पास स्क्वायर मेरे पास आ गया, तो a माइनस के 3 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, √60 मेरे पास आ जाएगा, तो a माइनस 3 की वैल्यू कहीं ना कहीं 60 को लिख सकता हूं कितना, 15 चौका 60, तो 4 मतलब 2√15 लिख सकता हूं क्या, तो मेरे पास a की वैल्यू कहीं ना कहीं प्लस माइनस में है, तो एक बार आ जाएगी 3 प्लस के 2√15 और प्लस माइनस में लगा दो तो 3 प्लस माइनस 2√15, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाएगा जी। नेक्स्ट द ट्रायंगल विद द वर्टेक्स इतना, तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का किस तरह का ट्रायंगल मेरे पास होगा, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल, सीधा क्लास में क्वेश्चन कराया था, ठीक है, कि हमें क्या करना है कि मेरे पास ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है बेटा, अगर 3 वर्टेक्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस को काउंट करना है, तीनों डिस्टेंस में आइसोसेलेस होगा तो कोई भी 2 डिस्टेंस बराबर आ जाएंगी, 2 डिस्टेंस बराबर आएंगी, एंड साथ ही साथ सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो वो पाइथागोरस प्रूफ करेगी, यानी कि राइट एंगल भी होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हैं इसमें। इसने कहा वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल आर इतना इतना, अगर मैं यहां पर चीजें देखने की कोशिश कर रहा हूं तो एक पॉइंट मेरे पास 6,6 है, 6,6 में यहां पर मान सकता हूं, मान लीजिए कोई 6,6 मेरे पास हो गया, x का वैल्यू भी 6, y का वैल्यू भी 6, एक पॉइंट यहां हो जाएगा, एक पॉइंट यहां हो जाएगा, यानी कि मेरे पास कहीं ना कहीं ट्रायंगल कुछ इस तरह का बन रहा होगा। अगर ट्रायंगल कुछ इस तरह का है तो ये मेरे पास है 6,0, ये मेरे पास है 0,6 और ये मेरे पास है 6,6, तो हमसे कह रहे हैं कि इनका सरकम सेंटर, भाई सरकम सेंटर के लिए सीधा प्रॉपर्टी था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है वही उसका सेंटर मतलब सरकम सेंटर होता है, तो सरकम सेंटर कितना आ जाएगा, 0 और 6 का सम 6/2 कितना हो जाएगा 3, 3,3 इसका सरकम सेंटर आया, तो सरकम सेंटर मैंने लिख दिया 3,3 दिखाई दे रहा है। दूसरा इसका केंद्र, केंद्र कैसे निकालते हैं, तीनों पॉइंट को जोड़ो डिवाइड बाय 3, 6 6 12, 12/3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 6 12, 12/3 कितना आएगा 4, 4,4, भैया 3,3 और 4,4 की डिस्टेंस निकालनी है, 4 - 3 1 का स्क्वायर 1, 4 - 3 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2 मुझे देखने के लिए मिलेगा, √2 इसका सही जवाब देखने के लिए बेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं ΔI बराबर इतना है, ΔII बराबर इतना है, वेयर PQR बराबर नहीं है, तो ये वाली वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, भाई सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो ΔI जितना दिया गया है ΔII भी कहीं ना कहीं ΔI के ही बराबर है। कैसे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो 1 1 1 QRP और RPQ मुझे दिखाई देगा, क्लास में भी क्वेश्चन कराया था, तो इसमें कोई फर्क आएगा नहीं। उसके साथ क्या करते हैं कि हम किन्हीं भी रो को और कॉलम को आपस में सफल करते हैं। देखो मुझे ऊपर P चाहिए तो नीचे वाले P को मैंने ऊपर भेज दिया, तो मेरे पास साइन माइनस का साइन आ जाएगा, 1PQ दिखाई देगा, यहां पर 1RP एज इट इज है, यहां पर 1QR आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार और करते हैं, इन दोनों को चेंज करते हैं, तो इन दोनों को चेंज करेंगे, देखो 1QR 1RP, यानी कि दोनों को चेंज करेंगे सेम आ जाएगा, तो एक माइनस और आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 1PQ 1QR 1RP मुझे देखने के लिए मिला, जितना ये है
उतना ही डेल्टा वन भी है, तो डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यू कितनी आ गई, टू डेल्टा वन के बराबर ही कह सकता हूं, ये मेरे पास आ जाएगी। तो टू तो मेरे पास ऑलरेडी है, बात करते हैं डेल्टा वन। डेल्टा वन मेरे पास ये है, इसका डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करता हूं वन के रेस्पेक्ट में, ये कैंसिल, तो यहां से पी क्यू माइनस के आर स्क्वायर आ जाएगा, एंड माइनस पी के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, तो पी माइनस के आर दिखाई देगा, एंड प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, तो आर माइनस के क्यू मुझे दिखाई देगा। यहां पर अब हमसे क्या कह रहे हैं कि क्या इसका वैल्यू जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो तो किसी भी स्थिति में इसका आंसर देखने के लिए नहीं मिल रहा है जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, या पॉजिटिव इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव, तो हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू अपनी तरफ से पॉजिटिव ले सकते हैं। अगर मैं पी क्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं, पी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव है, आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है, 1 2 3 ले लो, 1 2 3 लेंगे तो इसको सॉल्व करते तो ये हमारे पास जो वैल्यू दे रहा है वो नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आना चाहिए, ये वाला रॉन्ग हो गया। यस, ऑलवेज पॉजिटिव की बात कर रहा, रॉन्ग हो गया, तो ऑलवेज नेगेटिव वाला करेक्ट जवाब मेरे बच्चे हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बराबर 2 है, तो ए बी सी बराबर 6 होना चाहिए। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, ए बी सी का कोई ऐसा वैल्यू दे सकते हैं जो इनको सेटिस्फाइड कर रहा हो। देखो 1 माइनस के 2 करूंगा और 2 माइनस के 3 करूंगा, 2 माइनस के 3 करूंगा और 3 माइनस के 1 करूंगा, तो ये आ जाएगा -1 और ये आएगा -1 और ये आएगा 2। तो देखो ये 2 के बराबर आ गया, एंड 1 एंड 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के बराबर आ जाएगा। ए का वैल्यू 1 रखो, बी का वैल्यू 2 रखो, सी का वैल्यू 3 रखो। जब ए बी सी का वैल्यू 1 2 3 रखोगे, उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली 12 आंसर आ जाएगा। क्लास में भी बेटा कराया था, बहुत बार करा दिया। चलिए, तो ये वाली कंडीशन मेरे पास है। इसने हमसे कहा कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द डिटर्मिनेंट वेनिस, वेनिस मतलब खाली है भाई ये, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट कितना है, जीरो के बराबर कह रहा है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर है तो क्या a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होगा? ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा। क्यों होगा, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों को आपस में ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी, अगर उसको मैं कॉमन ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरा जीरो है तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा ही होगा, और a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो सीधा प्रॉपर्टी होती है कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc के होता ही होता है। और उसके साथ ये भी सीधा प्रॉपर्टी होती है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो होती है। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 प्लस के 2ab 2bc 2ca होता है ना। तो उसी फॉर्मूले के जरिए जब मैं यहां पर बात करता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी जीरो के बराबर दिखाई देती है। तीनों कंडीशन करेक्ट होंगी, तीनों आंसर मेरे पास आ जाएंगे इसमें। यहां पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग द रेस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में चीजें बतानी है। जैसे कि इसने कहा सी ए और सी बी बराबर है, तो भाई C मेरे पास ये रहा, C का मल्टीप्लाई यानी कि M माइनस M का अगर प्रोडक्ट मुझे करना है किसके साथ, ठीक है, A के साथ। A क्या है, M और N मेरे पास है, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि यहां पर क्या है 1 इंटू 2 है और 2 इंटू 1 है, प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, रिजल्ट भी 1 1 आने वाला है। क्या इनका मल्टीप्लाई और C और B का मल्टीप्लाई बराबर आ रहा होगा? आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो मल्टीप्लाई बराबर आएगी नहीं, इसका मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ा खेल है नहीं। उसी के साथ जब AC और BC को देखोगे तो बिल्कुल होगा, एंड उसके साथ सी ए प्लस बी और सी ए प्लस सी बी की बात करेंगे तो वो भी बिल्कुल बराबर आ रहा होगा, यानी कि दो सेकंड और थर्ड वाला दोनों करेक्ट होंगे, पहला वाला इसका रॉन्ग रिजल्ट निकल के आएगा। वहीं पर हमसे बात कर रहे हैं ए एडजॉइंट ए, ए एडजॉइंट ए क्या होता है, दैट इज ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, मतलब इस इंटू में कितना हो जाता है, आई हो जाता है मेरे पास। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखूंगा 1 के रेस्पेक्ट में, ये कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। यहां पर कितना बन जाएगा साइन थीटा कोस, ये एक्चुअली में कोस होना चाहिए था डियर, ठीक है, दैट विल बी कोस थीटा ना, तो ये मेरे पास कोस थीटा होगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना 1 आ जाएगा, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर है। 2 के बराबर तो 2 की पावर n मतलब क्या है 3 है, ठीक है ना। तो अच्छा सॉरी फॉर्मूला हमने गलत लग दिया, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ गई, इनटू में i आ गया, तो 2i इज द रिजल्ट, यानी कि डी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा जी। ओके, थैंक यू। सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर आपको दे रखी है 3 किलोवाट। 3 किलोवाट का मतलब है 3000 वाट आपको पावर दे रखी है, और आपसे कहा गया है कि इसको जो ऑपरेट किया जा रहा है, यानी कि वोल्टेज आपको दे रखी है कितनी, 220 वोल्ट पर इसको ऑपरेट किया जा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो करंट रेटिंग है फ्यूज़ की वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे P = VI,
यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आई की वैल्यू होगी P/V। यहाँ पावर कितनी वॉट दे रखी है, 3000 वॉट आपको दिया है, और ये 220 ये, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 150, नीचे हो जाएगा आपका 11। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 11 से डिवाइड करना है आपको क्या, 150, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी करंट की। जो वैल्यू आपको करंट की मिलेगी वही वैल्यू क्या होगी, वो करंट होगी जो कि मोटर को चाहिए ऑपरेट होने के लिए। तो मोटर को कितना करंट चाहिए, 13.63 एम्पियर चाहिए। तो फ्यूज़ की रेटिंग हमें लगभग कितनी लगानी चाहिए। देखिए, आप 12 एम्पियर का फ्यूज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि 12 एम्पियर लगाएंगे तो एकदम फ्यूज़ जो है वो फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। आप 10 एम्पियर नहीं लगा सकते, 13 एम्पियर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि 13 से ज़्यादा चाहिए। तो एप्रोप्रिएट जो रेटिंग होगी वो होगी आपकी 15 एम्पियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिलो 4.2 केल्विन मर्करी बिहेव्स लाइक आ। देखिए, मर्क्यूरी की खास बात यह है कि मर्क्यूरी एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। और सुपर कंडक्टर हमने किसे कहा था, सुपर कंडक्टर हमने कहा था ऐसे मटेरियल्स को जिनकी कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर आने पर सडनली जो है क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। तो 4.2 केल्विन से नीचे एक जो मर्क्यूरी है वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द अर्थ अपीयर्स। एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो अंतरिक्ष से अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है, यानी कि ब्लू दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन। तो जो विजिबल रेडिएशन है, यानी कि जो दृश्य प्रकाश है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं, ये विजिबल रेंज कहते हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश का ये क्षेत्र होता है। इस क्वेश्चन में बहुत खूबसूरत एक डायग्राम दिया गया है और बताया गया है कि फोकल लेंथ क्या होगी कॉन्वेक्स लेंस की। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट P से एक रे गई, वो जो है लेंस से जैसे ही पास हुई तो लेंस ने उसको पैरेलल कर दिया। तो इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि जो P पॉइंट है वो क्या है, वो फोकस है, क्योंकि फोकस से जाने वाली रेज ही क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो यानी कि ये जो 20 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस दिखाई गई है, ये क्या है, ये लेंस की फोकस दूरी है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर एन एक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म इज़ यूज्ड इन दिस मैनर इन। तो कह रहा है कि चित्र में एक आपको प्रिज्म की क्रिया दिखाई गई है और आपको बताना है कि इस तरह का जो रूप है प्रिज्म का, वो किस में इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक XY ऑब्जेक्ट था, और जैसे ही प्रकाश की किरणें उस पर पड़ी, तो प्रकाश की किरणों के पड़ने से आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि ऑब्जेक्ट जो है X, पहले YX हुआ करता था, और जैसे ही वहाँ पर गया तो वो XY हो गया। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ साफ तौर पर कि जो प्रिज्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो मेन काम है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट को उल्टा कर देना है ना। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आपको उल्टा दिख रहा है, तो ऐसा इसका इस्तेमाल किस इंस्ट्रूमेंट में किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। तो देखिए, पेरिस्कोप का काम क्या होता है, पेरिस्कोप का काम होता है सिर्फ और सिर्फ रेज किट को डेविएट करना। तो यहाँ डेविएशन तो हो नहीं रहा है, यहाँ तो पूरा 180 डिग्री हो रहा है, तो इसमें तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि टेलीस्कोप में आपको क्या चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट को उल्टा या सीधा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड प्रोजेक्टर में, क्योंकि प्रोजेक्टर में लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, एक रियल इमेज को उल्टा बनाता है। उसके बाद हम इस तरह का एक प्रिज्म रख देते हैं ताकि इमेज आपको स्क्रीन पर सीधी दिखाई दे। ठीक है, तो प्रोजेक्टर जो कि सिनेमा थिएटर में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा आपको दिया है कितना, 5400 एंगस्ट्रॉम दिया है। सफ़र्स रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास।
और आपको ए म्यू जी यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है और वो कितना दिया है 3/2 आपको दिया गया है। तो आपको वेवलेंथ बतानी है लाइट की ग्लास के अंदर कितनी होगी। तो याद करेंगे लैम्डा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है या म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। सो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास इज इक्वल टू होगा म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर। तो लैम्डा एयर आपको दे रखा है कितना 5400 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा ग्लास हम लोगों को बताना है और म्यू ग्लास आपको दिया है 3/2 और म्यू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। सो लैम्डा जी की वैल्यू साफ तौर पर निकल के आ जाएगी और कितनी आएगी 3600 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आएगा, यानी कि 3600 एंगस्ट्रॉम आपका सही जवाब आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की बतानी है आपको और मास कितना है बॉडी का 0.1 kg है और मोमेंटम आपका 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। सो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m होता है। तो p यहाँ मोमेंटम है, मोमेंटम का स्क्वायर कर देंगे। सो 20 × 20 हो जाएगा और नीचे 2m यानी कि 0.1, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। 0 पॉइंट नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 100 बन जाएगा, यानी कि 2000 जूल आपका सही आंसर होगा। 2000 जूल आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है 4.0 × 10⁻⁻19 जूल दिया गया है। इसका ईवी में रूपांतरण करें। तो ईवी में कन्वर्ट करना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो आपको क्या करना होगा भाई, जो 4.0 × 10⁻⁻19 है उसको आप डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग जो है 40/16 लिख सकते हैं। 40/16 यानी कि 20/8 लिख सकते हैं। 20/8 यानी कि 10/4 लिख सकते हैं। 10/4 यानी कि 5/2 लिख सकते हैं, यानी कि 2.5 ईवी आप आंसर कर सकते हैं। थोड़ा मैंने कैलकुलेशन बच्चों की तरह कर दी, कोई बात नहीं। तो आंसर होगा 2.5 ईवी। अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या है। इस सर्किट थोड़ा सा विजिबल मैं बता देता हूँ। यहाँ सारे के सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं और आपको बताना है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ओम हो जाएगा और 6 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगे हैं ऊपर 1 2 3 4। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो 6/4 आएगा। 6/4 का मतलब है 3/2 आएगा। 3/2 का मतलब 1.5 ओम आपका आंसर होगा। सो क्वेश्चन का आंसर होगा बी 1.5 ओम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि उस स्थान पर सेकंड पेंडुलम की लंबाई क्या होगी जहां जी का मान 10 मीटर पर सेकंड हो। देखिए सेकंड पेंडुलम उसको कहा जाता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और टाइम पीरियड और लंबाई के बीच में रिलेशन होता है t = 2π√L/g। तो आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा t², ये हो जाएगा आपका 4π² L/g हो जाएगा। तो t² की वैल्यू रखें, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 4π² L/g। ठीक, 4 से 4 को काट दीजिए और L की वैल्यू निकाल लीजिए। g/π² = L। g की वैल्यू बोली गई है आपको 10 लेनी है और π² भी लगभग 10 होता है। तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका लगभग 1 मीटर आएगा। लेकिन प्रिसाइज़ कैलकुलेशन पे जाना है। तो प्रिसाइज़ कैलकुलेशन पर अगर आप जाएंगे तो पाई को अगर आप रखेंगे कितना 3.14 रखेंगे तो आप प्रिसाइज़ कैलकुलेशन देखेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 1.0142। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप सीधा 1 पर भी टिक मार सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने π² को रफली जो है 10 ले लिया है, लेकिन आप पाई को वैल्यू रखेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर जो है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि पार्सेक जो है यूनिट है ना। पार्सेक जो है लंबाई की यूनिट है और एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। सो एक जो पार्सेक होता है आपका, एक पार्सेक, ठीक है, उसमें जो है आपके 3.26 लाइट ईयर होते हैं। याद रखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3.26 लाइट ईयर होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 3 सेकेंड इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा, इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी। बॉडी का मास कितना है आपका 2 kg है। बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास कर लीजिए।
फोर्स कितना लग रहा है 10 और मास कितना है आपका 2 kg। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और कितने टाइम तक के लिए लग रहा है 3 सेकंड के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दीजिए। u आपका 0 है, a की वैल्यू 5 है और टाइम आपको कितना दिया हुआ है 3 सेकंड दिया है। तो 5 दिए 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ रहा है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टॉर इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ सबसे पहले क्या भरना है आपको, प्रेशर आएगा कि टॉर प्रेशर का यूनिट है। और एक टॉर किसके इक्वल होता है, तो एक टॉर जो है 760 ATM के बराबर होता है, 760। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक टॉर में 760 ATM होते हैं, 760 ATM होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी जो है सिल्वर की 10.5 है, डेंसिटी पूछी है सिल्वर की। तो आपको याद रखना है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का घनत्व, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी 10.5 दिया है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 होती है। तो यहाँ से आपको पदार्थ का जो है डेंसिटी निकल के आ जाएगा। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 और 00 आएगा। सो 10500 देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी निकल के आ गई, किसकी, सब्सटेंस की डेंसिटी निकल के सामने आ गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर इज़ कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री। देखिए पानी के अंदर एक एनॉमलस बिहेवियर होता है। जब पानी को आप 0 डिग्री से 4 डिग्री तक ले जाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब आप उल्टा आ रहे हैं, आप 4 डिग्री से क्या आ रहे हैं, 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आ रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होगा भाई, 4 डिग्री से, जब आप 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आओगे तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। डेंसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है, घनत्व अगर डिक्रीज़ हो रहा है, तो कुल मिला के आप कहेंगे देखिए मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास कांस्टेंट रहता है, तो यानी कि डेंसिटी और v के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, घनत्व अगर कम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन, यानी कि विस्तार होगा, एक्सपैंड करेगा वो। ठीक है, 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में डेंसिटी क्या हो रही है, धीरे 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 डेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो डेंसिटी कम होती जा रही है तो वो फैलेगा ज़्यादा। ठीक है, और डेंसिटी अगर बढ़ती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मानव शरीर का जो तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो सेंटीग्रेड में इसका मान क्या होगा। देखिए कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है कि ये 37 डिग्री के बराबर आएगा। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है T, ठीक है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 और अपॉन 180। आप इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अ मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस चीज़ में एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यम की आवश्यकता, देखो रेडिएशन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वैक्यूम में चला जाता है। बात करते हैं कन्वेक्शन में भी मीडियम की ज़रूरत होती है, संवहन में और चालन में भी। तो आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। आंसर क्या आएगा, बोथ बी एंड सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एटमॉस्फेयर विल कॉज। वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है, वृद्धि का कारण क्या होता है। तो देखिए आजकल ये ग्लोबल वार्मिंग हम लोग सुन रहे हैं, बहुत प्रचलित शब्द है। तो इसका रीज़न क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम कह रहे हैं कि CO2 की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। विच मिरर इज़ ऑल्सो नोन एज डेंटिस्ट मिरर। तो देखो डेंटिस्ट को क्या करना है, डेंटिस्ट को चीज़ों को बड़ा देखना है। तो बड़ा कब देखेगा वो, जब कॉनकेव मिरर को फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। तो कॉनकेव मिरर को क्या है, एक डेंटिस्ट मिरर यानी कि दंत चिकित्सक का दर्पण भी कहा जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सोल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।